हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चली हुई है उसके अंदर आज हम कण्व वंश की जानकारी प्राप्त करेंगे और अंदर सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए, कण्व वंश जो है वो 75 ईसा पूर्व से लेकर 75 बीसी से लेकर और 30 ईस्वी तक चला था। भाई कहाँ तक चला था? 30 ईस्वी तक। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक वासुदेव था। भाई कौन था? वासुदेव था। और वासुदेव ने जो सोंग वंश था उसका अंतिम शासक देवभूति जो था ना, उसको मार कर क्या की थी? कण्व वंश की स्थापना करी थी। भाई जो वासुदेव था वो कामुक राजा था, चरित्रहीन था और गद्दी पर ऐसा राजा मतलब है ना, ये समझता था कौन? वासुदेव, कि ऐसा राजा मतलब शोभा नहीं देता। और इसने क्या की? उसकी हत्या कर दी और खुद राजा बन गया, क्योंकि ये उस समय क्या होता था? इसका सेनापति होता था। ये जानकारी हमें पुराणों में मिलती है। किस में मिलती है? पुराणों में। कहते हैं कि सोंग वंश और कण्व वंश है ना, पुराणों के मुताबिक एक ही था। ठीक है, क्यों एक था? क्योंकि देखिए, सोंग वंश और 45 वर्ष तक कण्व वंश, सोंग वंश ने 67 ईयर और कण्व वंश ने 45 साल, यानी इकट्ठा ही बताया गया पुराणों के अंदर। कितना? 112 वर्ष इनका कार्यकाल बताया गया है भाई। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं अब कण्व वंश में पहला राजा वासुदेव। तो इसने देखिए 9 वर्ष तक क्या किया? शासन किया। भाई 9 वर्ष तक शासन किया। और इसने किसको? ये देवभूति जो था इसको मार के और मतलब इसकी कण्व वंश की स्थापना करता है। इसके बाद इसका पुत्र भूमिदेव राजा बनेगा। कौन बनेगा? भूमिदेव राजा बनता है, जो कि 14 वर्ष तक मतलब शासन करता है। और उसने क्या किया था? उसने सिक्के चलाए थे, जो कि हमें मतलब जैसे सिक्के मिले हैं उन सिक्कों की जानकारी मतलब हमें मिलती है कि भूमिदेव के द्वारा भी कुछ सिक्के चलाए गए थे भाई। इसके बाद इसका पुत्र आता है नारायण। नारायण ने 12 वर्ष तक राज किया भाई। 12 वर्ष तक। कब तक? 12 वर्ष तक। तो नारायण ने, इसका पुत्र ने 12 वर्ष तक राज किया। तो अब हम बातचीत करते हैं कि इसका पुत्र सुशर्मा, जो कि 10 वर्ष तक मतलब राज करता है। और इन सब को हम जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हमारे कितने बन जाएंगे? 45 वर्ष बन जाएंगे भाई। कितने बन जाएंगे? 45 वर्ष। और इसका जो अंतिम शासक सुशर्मा था ना, उसको कौन? सातवाहन वंश की जो स्थापना करेगा राजा सिमुख। कौन करेगा? राजा सिमुख। वो 30 ईस्वी में इसको मार के और किसकी? सातवाहन वंश की स्थापना कर देता है। इसको आंध्र सातवाहन वंश भी बोलते हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश तक भी फैला हुआ था। जो कण्व वंश है ना, यहाँ के शासक जो थे ना, ये ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। क्या नहीं थे? ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। और ये केवल पाटलिपुत्र तक ही फैले हुए थे। ठीक है, लेकिन सातवाहन शासक जो सिमुख आया ना, तो उसके बाद मतलब ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक भी फैले हुए थे। मतलब वहाँ तक भी इन्होंने मतलब क्या किया था? कब्जा कर लिया था। इस वजह से भी कहते हैं कि इसको आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं। इसका कुल कार्यकाल जो रहेगा ना, वो 30 ईस्वी से लेके 250 ईस्वी तक रहेगा। कब तक? 30 ईस्वी से लेके 250 ईस्वी तक रहेगा। जो आंध्र सातवाहन वंश था, ये कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच फैला हुआ था। कहाँ तक? कृष्णा से गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र था भाई। ठीक है, और जो इसका राजा सिमुख था, इसने मतलब राजधानी है ना प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र के अंदर जो है, महाराष्ट्र के अंदर प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। और बौद्ध जैन धर्म को भी मतलब इसने क्या किया था? बढ़ावा दिया था। चैत्यों का भी निर्माण करवाया था। लेकिन कहते हैं कि अंतिम क्षणों में है ना, जो राजा सिमुख था ना, वो क्या हो जाता है? अत्याचारी हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? अत्याचारी हो जाता है। इसके बाद देखिए, पहला शक्तिशाली राजा की बात कर रहा हूँ, सबसे शक्तिशाली नहीं, पहला शक्तिशाली राजा जो था वो कौन था? वो सातकर्णी प्रथम था भाई। कौन था? सातकर्णी प्रथम था। इसको दक्षिण पंथ स्वामी और पश्चिम पंथ स्वामी के नाम से भी जानते थे। किसको? इसको, जो सातकर्णी प्रथम था, इसको। इसके बाद इसका विवाह नैनिका नाम से हुआ था। और इस नैनिका ने एक है ना नानाघाट अभिलेख भी लिखा। क्या लिखा है? नानाघाट अभिलेख। तो उसके अंदर मतलब हमें इस प्रकार की किसकी? सातकर्णी प्रथम की जानकारी मिलती है। और इसी को मतलब क्या माना जाता है? सावंत प्रथा का
सावंत प्रथा का जनक भी माना जाता है। सावंत प्रथा क्या होती थी, एक राजा के नीचे और छोटे राजा मतलब उनके नीचे, और वही अपने आप ही उस जमीन का कर वगैरह भी मतलब वही इकट्ठा करेंगे, वे खुद ही रखेंगे। इस प्रकार की जो प्रथा थी उसको सावंत प्रथा बोलते थे। भूमि दान करना भी इसी ने स्टार्ट किया था ब्राह्मणों को, और जो भी मतलब यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी थे ना उनको ये जैसे भूमि देने की प्रथा भी किसने स्टार्ट की थी, कुलकर्णी प्रथम ने। ये जानकारी हमें किससे, नानाघाट अभिलेख से मिलती है भाई, ठीक है। इसके बाद इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ भी करवाया था। किसने, सातकर्णी प्रथम ने। इसके बाद देखिए कलिंग का राजा खारवेल, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। कलिंग या चेदी वंश भी बोलते हैं, ये उड़ीसा, आज के समय में जो उड़ीसा ना वहाँ का क्षेत्र रहा है। और इसके ऊपर देखिए जो राजा मतलब हमारा सम्राट अशोक था उसने भी इसके ऊपर आक्रमण किया था। और सबसे पहला आक्रमण नंद वंश का संस्थापक पद्मानंद ने किया था भाई, ठीक है। और पद्मानंद यहाँ से है ना जीत सेन की मूर्ति ले गया था। क्या लेके गया था, जीत सेन की मूर्ति। और उसके बाद मतलब एक राजा मतलब जैसे खारवेल जो था ये मतलब यहाँ पर आकर इतने वर्षों बाद क्या कहता है कि भाई मतलब इसको सातकर्णी प्रथम जो था इसको हराकर यहाँ से जीत सेन की मूर्ति लेके जाता है और कहता है कि मैंने आज कलिंग का सम्मान जो है, इज्जत जो है वो वापिस लाके दी है या लौटा दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से चेदी या कलिंग वंश यही था। महापद्मानंद ने इसके ऊपर आक्रमण किया था। इसके बाद यहाँ पर मतलब सम्राट अशोक ने भी आक्रमण किया था। इसके बाद एक ही ताकतवर राजा जो खारवेल है वो आएगा और किसको, सातकर्णी प्रथम को हराता है और जीत सेन की मूर्ति ले जाता है। इतना ही था, इसको कलिंग या चेदी वंश भी कह सकते हो। तो अब हम बात करते हैं, ये जानकारी हमें मिलती कहाँ से है, ये हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती। किससे, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है भाई, ठीक है। और इसके बाद जैसे सातकर्णी प्रथम के बाद द्वितीय भी राजा बनेगा। पुराणों के मुताबिक है ना कुल अंदर सातवाहन वंश के अंदर 19 राजाओं का वर्णन मिलता है। किनका, 19 राजाओं का वर्णन मिलता है। 17वां राजा जो था ना वो होल था और वो प्राकृत कवि का प्राकृत भाषा का क्या था, बहुत ही बड़ा कवि भी माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे शक्तिशाली जो राजा रहा है ना, देखिए सातकर्णी प्रथम शक्तिशाली था, लेकिन सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था भाई। कौन था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था भाई, ठीक है। इनका समय 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी तक रहेगा। कब तक, 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक रहेगा। इसने अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तक भी मतलब क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इसके पास है ना जैसे नेवी बोलते हैं ना, जल की सेना भी होती थी इसके पास, ठीक है। इसके अलावा इसने राजा गज और विंध्य नरेश की उपाधि धारण कर रखी थी। और राजा गज की जैसे मतलब उपाधि धारण कर रखी थी तो ये कहता था कि मेरे अंदर है ना जो भगवान कृष्ण और बलराम है ना उनके जितना बल है। इसके बाद अमरावती जो जगह है आज के समय में जैसे हम बात करते हैं राजधानी आंध्र प्रदेश की, तो वही अमरावती है। यहाँ से अमरावती कला का भी विकास हुआ था और यहाँ पर सिक्के के, तांबे और इसके कांस्य और चांदी के सिक्के भी मतलब चलाए गए थे भाई, ठीक है। ये जो है ना सातवाहन वंश जो था ये मात्र सत्रात्मक था, लेकिन जो राजा बनता था वो मतलब पुरुष ही बनता था। तो राजा जो रहेगा ना वो क्या रहेगा, पितृसत्रात्मक रहेगा भाई, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का यहाँ पर क्या होता है, विकास होता है और प्राकृत भाषा मतलब यहाँ पर चलती है। किसका, सातवाहन वंश जो था इसका अंतिम शासक जो रहेगा फुलुमावी ये तृतीय रहेगा भाई। फुलुमावी तृतीय यहाँ का क्या रहेगा, अंतिम शासक रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा कण्व वंश और सातवाहन वंश और साथ में मैंने थोड़ा सा इसके अंदर कलिंग और चेदी वंश के बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।